हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो क्लासेस हमारी कंटिन्यू चल रही थी उसमें कुछ इश्यूज की वजह से 5-6 दिन से किसी भी प्रकार की कोई क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो सामान्य विज्ञान के रहेंगे, यानी कि जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश के कारण होता है। जो घर्षण होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वह किसके कारण होता है? जो संपर्क में दो चीजें आपस में आती हैं वो किसकी वजह से वहां पे फ्रैक्शन होता है? तो फ्रैक्शन जो होता है वह अनियमितताओं के कारण होता है। किसकी वजह से? अनियमितताओं के कारण होता है। और ये जो है मूवमेंट करने में जो भी वस्तु है उसका विरोध करता है। ठीक है, और अगर बात करें घर्षण की तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो हमेशा वस्तु की जो गति होती है उसकी दिशा के अपोजिट होता है, उसके विपरीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाएगा। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? गैसोलीन किसका दूसरा नाम है? पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन भी है। किसका? पेट्रोल का। ठीक है, पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन भी है। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, लोहे पर जस्ते की जो एक लेप चढ़ाने की प्रक्रिया होती है उसको यशदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? यशदीकरण कहते हैं। और यदि आप इसको इंग्लिश में याद रखना चाहें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं गाल्वानिसेशन। गाल्वानिसेशन ये होता है इंग्लिश में। ठीक है, और जंग जिसको हम इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट। ओके, जंग लगने से क्या होता है कि जो भी लोहा है उसका वेट बढ़ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जंग लगने पर वेट बढ़ता है या घटता है। तो जंग लगने पर जो वेट है वो बढ़ जाता है। ओके, तो जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की जो लेपन प्रक्रिया होती है, जो लेप चढ़ाया जाता है, उसको यशदी गाल्वानिसेशन कहते हैं, यशदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे समझिए, देखिए, वो मीटर जो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी, वाहन ने कितनी दूरी तय की है, वाहन ने, ये मान लीजिए बीच की दूरी है, इसको तय कर रहा है वाहन ने कितनी दूरी तय की है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं, पथमापी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, बच्चा आपका इसमें जैसे चाल मापी, जो चाल मापी है ये क्या है? ये आपका स्पीडोमीटर होता है। इससे वाहनों की गति को मापा जाता है कि वाहन की जो गति है वो कितनी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अगर मापना हम चाहते हैं कि वाहन कितनी स्पीड से जा रहा है तो हम चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। वाहन ने दूरी कितनी तय की है ये मापना है तो हम ऑडोमीटर यानी कि पथमापी का यूज करते हैं। थर्मामीटर से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और जो किलोमीटर है ये क्या है? ये दूरी मापने की इकाई है। किलोमीटर दूरी मापने की इकाई है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। और अगर कार्य की पूछ ले तब क्या बताएंगे? कार्य की भी एसआई इकाई जो है, जो कार्य की भी जो इकाई है वो जूल ही होती है। क्या? कार्य की भी इकाई जूल होती है, ऊर्जा की भी एसआई इकाई जूल होती है। अच्छा, अगर 1 जूल पूछ ले, 1 जूल बराबर कितना होता है ये पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 2.39 इंटू 10 की पावर -4 किलो कैलोरी होता है 1 जूल बराबर। इसको हम 1 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग भी लिखते हैं। ओके, इस तरीके से ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डैश शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा शैवाल
का शैवाल आप जानते हैं काई के रूप में होता है ना, शैवाल, ठीक है, वही काई या फिर वही हरा शैवाल होता है। और ये जो शैवाल होता है ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इन शैवालों का यूज़ कहाँ होता है? इनका यूज़ खाद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण जो हैं ये गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। किसके? गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं उत्तल और अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में ही एक या एक से अधिक चीजें, नई चीजें बनती हैं। जैसे दूध से आपका दही बन गया, जैसे दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि गर्म करके फिर पीट करके उनको एक शीट बना ली जाती है ना, परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और इसमें जो है जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको पीट पीट करके सीट बना ली जाती है। सोना चांदी जो है ये आघातवर्ध धातु के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं। ऑप्शन बी आल्सो राइट इन दिस क्वेश्चन। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका मुख्य खनिज घटक जो है वह मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, पत्ती का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है? पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है, पर्णहरित के कारण होता है, ठीक है। तो पर्णहरित क्लोरोफिल का जो मुख्य खनिज घटक है वो मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुकोशिका जीव डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो जो बहुकोशिका जीव होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा? बहुकोशिका जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफी को हरे पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? कॉफी को जो यानी कि बीज से प्राप्त किया जाता है, आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको जो है बाद में सुखाने के बाद भूना जाता है, पीस करके फिर उसको पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है बीजों को। इस तरीके से कॉफ़ी का पाउडर बनता है। जो कॉफ़ी होती है उसको पीने से क्या होता है? हमारे शरीर में एकदम ताजगी आ जाती है, हम फ्रेश महसूस करते हैं, थकान दूर हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? उसमें कैफीन नाम का उत्तेजक पदार्थ होता है। किस नाम का? कैफीन नाम का उत्तेजक रसायन पाया जाता है कॉफ़ी में। पूछ सकता है आपसे कि कॉफ़ी में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, तो उसमें कैफीन नामक उत्तेजक रसायन पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? जो एक एथलीट होता है उसको कार्बोहाइड्रेट, किससे? कार्बोहाइड्रेट जो है ये जल्दी और अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत है, ठीक है। और इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी यौगिक होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग के लिए लाभदायक है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वह कॉलरा यानी कि हैजा के लिए इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इस थेरेपी में होता क्या है? इस थेरेपी में जो है शरीर में जल और लवण की को पूरा करने के लिए नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। किसका? नमक और चीनी का घोल दिया जाना, ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहलाती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता? यानी कि परिवर्तन तो हुआ, परिवर्तन हुआ लेकिन नया कुछ नहीं मिला,
तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में तो कई सारी नई चीज़ें बन जाती हैं, ओके, एक से अधिक चीज़ें नई बनती हैं, तो रासायनिक परिवर्तन तो यहाँ पे है नहीं। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होता है। जहाँ पे परिवर्तन हुआ लेकिन कुछ नया नहीं बना, वो हमारा भौतिक परिवर्तन है। कैसे? जैसे पानी का उबलना, जैसे पानी का उबलना, ठीक है, इससे क्या हुआ? पानी तो उबला लेकिन कुछ नया नहीं मिला, है ना, ये भौतिक परिवर्तन हो गया। आइसक्रीम पिघल जाए, आइसक्रीम का पिघलना क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आइसक्रीम तो पिघल गई लेकिन नया कुछ नहीं मिला। ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। कहाँ से? ये कैसा रक्त प्राप्त करता है? अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? द्रव चालित लिफ्ट जो होती है वह पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। इस सिद्धांत में क्या बताया गया है? इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर जो भी बल फोर्स जो आरोपित किया जाता है उसके द्वारा जो द्रव है उसके द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। ये पास्कल का सिद्धांत है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद है? कठोर जल में सबसे ज्यादा क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये अधिक मात्रा में मौजूद है। और ये जो कठोर जल होता है ये जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं उत्पन्न करता है, यानी कि कठोर जल जो है इससे साबुन में झाग नहीं होता है। और अगर ये जल जो कठोर है इसकी अगर स्थायी कठोरता को दूर करना हो तो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट इसमें मिला करके इसको सामान्य जल बना दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन की जो उत्पत्ति है वो पेनिसिलिन फंजाई यानी कि फफूंदी से हुई है। किससे हुई है? फफूंदी से हुई है, कवक से हुई है। और पेनिसिलिन की खोज का श्रेय स्कॉटिश वैज्ञानिक जो अलेक्जेंडर हैं उनको जाता है। किनको जाता है? अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इनका नाम है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो राइट हो जाएगा। और जिस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं वो प्रॉब्लम अभी भी है, यानी कि हमको थोड़ा बोलने में समस्या है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाने का जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? उसको उत्सादन या फिर ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या? सब्लिमेशन कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ पे ऊर्ध्वपातन भी लिखा हो सकता था। तो समझ गए आप, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्सादन या फिर ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहा जाता है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो हरित गृह प्रभाव जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और हरित गृह प्रभाव है क्या? हरित गृह प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें, अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आती हैं? जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 यानी कि मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये जो है कि सूर्य की अवरक्त किरणों का अवशोषण करके वायुमंडलीय ताप में वृद्धि कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हरित गृह प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश का जो बैंगनी रंग होता है, प्रकाश के बैंगनी रंग यानी कि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल जो है वो सबसे कम होती है। अगर अधिक पूछ ले, है ना, तो वहाँ पे लाल रंग जो है किसका? लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है।
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? देखिए, स्कर्वी रोग तब होता है जब शरीर में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। स्कर्वी रोग किससे संबंधित होता है? स्कर्वी रोग जो है वह मसूड़ों से संबंधित होता है। किससे? स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित होता है और ये विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है, जब शरीर में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? किसके कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? वह मिथाइल आइसोसाइनेट था। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और यह घटना 2-3 दिसंबर 1984 में घटित हुई थी। कब? 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है वह खाने का सोडा है, या इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे जो ब्रेकिंग लिखा है ये गलत है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है। अच्छा, अगर इसका अणुसूत्र पूछ ले तब आप क्या बताएंगे? ये होता है NaHCO3। ये किसका अणुसूत्र है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र है NaHCO3। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? कौन है? तो इसमें लौह उल्का, लौह उल्का जिसको हम क्या कहते हैं? सिडरेट भी कहते हैं, SIDERITE। ये लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सी लौह उल्का। अल्बर्ट साबिन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है। अल्बर्ट साबिन ने क्या विकसित किया था? किसका विकास किया था? तो अल्बर्ट साबिन को पोलियो का टीका, और ये जो पोलियो का टीका जिसका इन्होंने विकास किया था ये मुंह से लिया जाता है। कहाँ से? मुंह से लिया जाता है। ठीक है, और अगर इसके अलावा बात करें, जो टीका पोलियो का इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है उसको जोनास साल्क ने जो है उसको डेवलपमेंट किया था। जोनास साल्क ने। ठीक है, जोनास साल्क ने। अब देखिए फिर से समझिए बात को। जो अल्बर्ट साबिन है इनको पोलियो का टीका जो है डेवलपमेंट करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अल्बर्ट साबिन ने जो टीका बनाया था वो टीका मुंह से लिया जाता है। वहीं पर जो पोलियो का टीका इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है उसको विकास करने वाले जोनास साल्क हैं। ठीक है, इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर डैश और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। तो ये होते हैं अभिलंब पर। कहाँ? देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। और ये प्रकाश का परावर्तन नियम है। कौन सा नियम है यहाँ पे? यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नियम है। इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल जो है तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और इससे होता क्या है? इस प्रोसेस के माध्यम से जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपने पत्तों और हरे जितने भी उनके हरे पार्ट्स होते हैं उनमें उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित करके भोजन को तैयार करते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा रक्त समूह, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वभौमिक स्वीकारता है, यानी कि सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर सकता है? वो कौन सा है? वो AB+ है। जिसका भी ब्लड ग्रुप AB+ है वो किसी भी जो है रक्त समूह को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, AB+ समूह वाला व्यक्ति जो है किसी भी समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक स्वीकारता
कहा गया है। साबुन का बुलबुला डैश के कारण गोलाकार प्राप्त करता है। साबुन का बुलबुला जो है वो कैसे बन जाता है, ऐसे गोल गोल बन नहीं जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला गोल आकार प्राप्त कर लेता है। विज्ञापन, मानपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। किस गैस का, वहाँ पे नियॉन गैस का। किसका, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निर्वात में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिनको निर्वात में प्रसारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है वाहनों के पार्श्व दर्पण, यानी कि जो वाहनों में साइड मिरर लगे होते हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उनमें उत्तल प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस दर्पण के द्वारा होता क्या है कि जो भी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो पहली बात तो छोटा बनता है, दूसरी बात उल्टा बनता है, छोटा उल्टा और वास्तविक बनता है, छोटा उल्टा और वास्तविक बनता है, जिससे कि पीछे से आ रहे वाहन को आसानी से देखा जा सकता है और देखा जाता है। वो किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, इसके द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा उल्टा और वास्तविक बनता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है कौन, जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं, वो हमारा आर्थ्रोपोडा है। कौन, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में क्या है, कीट भी शामिल होते हैं। कौन, कीट भी शामिल होते हैं। किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है, तो वह जो है कि शून्य माना जाता है। किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। ठीक है, अर्थात गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन नली में एक तो ऑक्सीजन होती है, दूसरी हीलियम होती है। कौन सी, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं और मछली के पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को क्या कहा जाता है, पीसीकल्चर। और सेरीकल्चर क्या है, जो रेशम कीट पालन होता है उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। और जो टिश्यू कल्चर है ये ऊतक संवर्धन को कहा जाता है। किसको, ऊतक संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। ध्यान रखिए, मछली पालन को पीसी कल्चर, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, ऊतक संवर्धन को टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, बोलने में बहुत समस्या है कोई, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहे। ठीक है, क्वेश्चन कहता है लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं। लोहे को खुले में छोड़ने पर उसके ऊपर एक भूरी भूरी हल्की लाल रंग की परत जम जाती है,
उसे जंग कहते हैं कि इसमें जंग लग गया, है ना। जंग लगना कैसा परिवर्तन है भैया? जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। और जो है कि पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है। आइसक्रीम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और तो जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और इससे क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी छड़ पर या लोहे पर जंग लग गया है तो उसके भार में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो फीमर है, जो हमारी जांग में पाई जाती है। ऊपर कमर से लेकर के घुटने तक की जो हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है, जो जांग में पाई जाती है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। अच्छा ठीक है, सबसे लंबी पूछ लिया। अगर कह दे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो हमारी स्टेपिस जो है, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, हमारे कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी जांग में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। क्वेश्चन कहता है पेट, PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। क्या है ये? तो ये एक पॉलिएस्टर है डियर फ्रेंड। क्या है? ये जो है एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है और इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है भैया? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, जिसकी कमी से क्या हो जाता था? क्या हो जाता है? मसूड़ों वाली समस्या हो जाती है। क्वेश्चन कहता है कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वो है भैया आपकी आर्गन। ये जो है 0.93% है। कितनी है? वातावरण में 0.93 सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। नियॉन की बात करें तो ये जो है 0.0018% हमारे एटमॉस्फेयर में है। अगर जेनॉन की बात करें तो ये 0.12345% है। इतनी परसेंटेज जेनॉन है और नियॉन 0.0018% है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ऑर्गन हो जाएगी, 0.93% है। क्वेश्चन कहता है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? देखिए, तो जो दालचीनी है वो पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। कहाँ से? दालचीनी पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी है क्या? दालचीनी एक प्रकार का मसाला होता है, आप सभी जानते होंगे। इसका ये जो दालचीनी है इसका क्या मुख्य काम होता है? इसका मुख्य कार्य होता है भोजन में सुगंध जो है पैदा करना। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? कौन है जो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? वो हमारी फुफ्फुस धमनियां हैं। जो फुफ्फुस धमनियां हैं वो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। धमनियां शरीर में काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं और ये ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। धमनियां। ऊपर देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? देखिए, ऊपर से देखने पर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊपर से देखने पर, तो ये ऐसा जो होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ऊपर से देखने पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऊपर से देखने पर पानी का जो टैंक है वो उथला दिखाई देता है। अच्छा, आपको पता है कि जब सनराइज होता है, यानी कि जब सूर्य निकलता है, और जब सनसेट होता है तो उस समय वो लाल दिखाई देता है, और रात में तारे चमकते हैं। ये भी सब कुछ अपवर्तन के कारण ही होता है,
ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन जो है ये सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ऑप्शन बी राइट इज वन ओवर हियर। एंड क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? इसमें कौन है जो जड़ नहीं है? गाजर जड़ नहीं है, मूली, अदरक या फिर चुकंदर। तो देखिए जो यहाँ पे अदरक है ये जड़ नहीं है, अदरक जड़ नहीं है, ये तने का ही भूमि के अंदर का भाग है अदरक, ठीक है। एंड लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? यानी कि अगर आप लाल रंग प्लस आप हरा रंग मिला रहे हैं तो कौन सा रंग बनेगा? तो वहाँ पे आपको पीला रंग प्राप्त होगा, ठीक है। लाल, हरा और नीला ये तीन ऐसे रंग हैं जिनको प्राथमिक रंग कहा गया है। लाल, हरा और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा गया है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? कौन वायु प्रदूषक नहीं है? यहाँ पे होना चाहिए कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है? N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये वायु प्रदूषक नहीं है और ये हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है और ये एक बहुत ही जटिल पदार्थ होता है। कैसा? ये एक बहुत ही जटिल पदार्थ है और सेल्यूलोज पौधों की संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है पौधों को। कागज को बनाने में भी सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी इज राइट वन ओवर हियर। कोहरा, बादल, कुहासा डैश के उदाहरण हैं। ये सभी एरोसॉल के उदाहरण हैं। किसके? देखिए ओस, कोहरा, कुहासा, बादल ये जलवाष्प के संग्रहण की प्रक्रिया से बनते हैं और जो है कोहरा, बादल, कुहासा एरोसॉल के उदाहरण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो जो पोलियो है ये विषाणु जनित रोग है। पोलियो आपका विषाणु जनित रोग है, ये जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। और पोलियो कैसा रोग है? विषाणु जनित, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। बाकी मलेरिया, पेचिस, अमीबियासिस ये प्रोटोजोआ के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं। पोलियो जो है ये विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए यकृत केवल ग्लूकोज का उपयोग करता है। यकृत के द्वारा होता है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग जो होता है वो यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, GOITRE, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन कहता है असुमेलित फैक्ट्स को पहचानिए, असुमेलित तथ्य को पहचानिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। स्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन C का है। स्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। स्कॉर्बिक अम्ल जिसकी कमी से मसूड़ों से संबंधित रोग हो जाता है। विटामिन B6 अगर यहाँ पे पायरिडॉक्सिन लिखा होता, क्या लिखा होता? पायरिडॉक्सिन लिखा होता तब हम इसको सही कर देते, बट यहाँ पे स्कॉर्बिक एसिड लिखा है। स्कॉर्बिक एसिड लिखा तो यहाँ पे विटामिन जो है C होना चाहिए था, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे पायरिडॉक्सिन, क्योंकि विटामिन B6 का रासायनिक नाम
पायरिडॉक्सिन है, जबकि स्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन कहता है एक कोशीय प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है। एक कोशीय प्राणियों को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसमें जो है कि प्रोटोजोअन के रूप में। किसमें? प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और विषमपोषी जीव आते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी इज द राइट वन। केले के पौधे की जड़ है कैसी? अपस्थानिक मूल। केले में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कैसी जड़ें पाई जाती हैं? अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है? जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो समुद्र और नदी क्या होता है? समुद्र और नदी के जल के घनत्व में क्या होता है? अंतर होने की वजह से जहाज जो है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। क्या होता है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? देखिए, थाइमस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन जिसका निर्माण होता है उसे थाइमोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमोसिन कहते हैं। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। और ये जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आ जाती है। होंठ, जीभ और जो स्किन है उसमें रूखापन भी आ जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, जो आयतन है वो बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। BCG टीके में C शब्द का क्या मतलब है? ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको BCG का पूरा नाम पता होगा। BCG का पूरा नाम लिख लीजिए, बेसिल, BACILLE। ये B फॉर बेसिल हो गया। C से होता है कैलमेटे, CALMETTE, ये C4 हो गया। G देखिए, GUERIN, ये BCG का पूरा नाम है। बेसिल, कैलमेट और गेवरिन। ठीक है, ये BCG का पूरा नाम है। इसमें C का मतलब क्या है? C का मतलब कैलमेट है। C का मतलब यहाँ पे कैलमेट होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो गया। ये तीनों जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो है उबाल करके हम पानी की कठोरता को दूर नहीं कर सकते। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है वो जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक कहा जाता है। क्वेश्चन इज प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? तो प्राणी जगत के वर्गीकरण में जो प्रगुही है ये कोई संघ नहीं है, जबकि आपका मोलस्का है या रज्जुकी है, एनेलिडा आदि जंतुओं के अकशेरुकी और कशेरुकी संघ हैं। प्रगुही जो है यह किसी प्रकार का कोई संघ नहीं है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये एक समान त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण हमने पहले भी बताया था गोलीय दर्पण के उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं? गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। दाब की एसआई मात्रक, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हमारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम छाले हो गए हैं जिसकी वजह से इतने दिन क्लास नहीं हो पाई और अभी भी बोलने में समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू करें। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है?
क्या सबसे अधिक संपीड्य है, वह आपका गैस हो जाएगा, गैस। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्लास कैसी, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।